जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to all of you in today's class of pharmacology. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी एमेटिक्स। एमेसिस आप सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। मतलब फोर्सफुल जो एक्सपल्शन होता है फूड मटेरियल का, जो स्टमक से एक्सपल्शन होती है उसकी मौत के थ्रू एक्सपेल होता है वो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एमेसिस, या आम तौर में आम इस्तिलाह में हम कहते हैं वॉमिटिंग। तो आज के लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नौजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस एक्सेट्रा। जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेशन से नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह के, तो वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी एमेटिक्स। मतलब ये कि इन चीज़ों को जो स्टॉप करते हैं, जो ड्रग्स है, जो केमिकल एजेंट्स हैं, जो कि नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह इन चीज़ों को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन अद्वियात, उन मेडिसिन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेकिन लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं हर लेक्चर में यही बताता हूँ और आज भी यही बता रहा हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपने एक टेबल सेट करें, आपने एक जगह सेट करें, और उस पर आपका जो मतलब टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, या जो आपका लैपटॉप है, वो तो ज़ाहिर सी बात होनी चाहिए, आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्शंस करता है तो आप कोई अल्टरनेट ढूंढें और उससे कनेक्ट होकर आप क्लास में इन हुआ करें। और इसके साथ साथ आपके जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। इसके साथ आपका नोटबुक आपके पास मस्ट होना चाहिए, पेज हो नोटबुक या पेन वगैरह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लेक्चर में नहीं बता रहे होते, लेकिन वो वर्बली बता देते हैं। तो वो पॉइंट्स जो है आपको नोट करनी चाहिए, जो कि आपके कंसेप्ट्स को, आपके जो लर्निंग है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करेगी, उसको और भी कोहेसिव करेगी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और दूसरी बात ये कि आप एक डायरी को मेंटेन करें, और या एक पेज को मेंटेन करें, किसी सेफ जगह पे रख लें, और उसमें आप बाकायदा जो भी हम क्लास लेते हैं उसको डेट के साथ, टॉपिक के साथ उसमें मेंशन किया करें, ताकि आपको पता हो कि हमने फ़िज़िकल क्लासेस में कितनी क्लासेस अटेंड किए हैं, और हमने अब वर्चुअली हमने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। और इसी तरह आपका टॉपिक जो है, आपका जो सिलेबस है, वो टाइम टू टाइम कवर होगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है प्रीवियस लेक्चर्स में या आज के लेक्चर में, तो वो आप सो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। चैट बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग इट फॉर्मली, लेकिन एंटीमेटिक्स पे जाने से पहले, जो वॉमिटिंग को स्टॉप करते हैं नाजियों को, और ड्रग्स पे जाने से पहले हम बात करेंगे एमेटिक्स की। मतलब वो एजेंट्स, वो चीज़ें, वो सोर्सेज, वो स्टिमुलस जो कि वॉमिटिंग काज करते हैं, नाजिया काज करती है। Nausea and vomiting are thought to be protective reflexes that serves to rid the gastrointestinal tract of toxic substances. देखिए, nausea vomiting हम इस्तेलाह में हम इसको कर्स करते हैं इस चीज़ को, या हम इसको कोई डिजीज़ समझते हैं, या हम इसको कोई सिंड्रोम समझते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है। नाज़िया वोमिटिंग वो आपके पास वो एक साइन सिम्पटम है, जो आपको बता रहा होता है कि आपकी बॉडी में, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई मसला आ रहा है। अच्छा, तो नाज़िया वोमिटिंग जो है, ये अगर आप साइंटिफिकली देख लें तो ये आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जो आपकी जीआईटी में कोई ऐसे सब्सटेंसेस पड़े हैं, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, या डाइजेस्टेड नहीं हो रही, या टॉक्सिक फॉर्म में है, या कोई और रीज़न है उसका, तो वो आप क्या करेंगे, उसको आप वॉमिट करेंगे, उसको आप नाजिया, मतलब नाजिया होगी, जाहिर सी बात है, फॉलोड बाई वॉमिटिंग। तो उसका ये है कि ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। अच्छा, दे आर सिम्टम्स ऑफ अल्टर फंक्शन बट आर नॉट डिजीजेज। जब कोई जीआईटी के फंक्शन में कोई अल्ट्रेशन आती है, कोई चेंज आता है, किसी चेंज किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो ड्रग से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, फिजिकल से, शॉक से भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, स्टिमुलस हो सकती है उसका। तो ये जो एमेटिक्स है, ये जो एमएस है, या ये जो वॉमिटिंग है,
ये कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक अल्ट्रेशन है, ये एक चेंज आपको दिखाता है कि आपकी जीआईटी में कोई चेंज आया हुआ है। नाजिया डिनोट्स द फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग वोमिटिंग। अच्छा, नाजिया जो है ये आपको इंडिकेटर दे रहा होता है कि वोमिटिंग आपने करनी है या वोमिटिंग पॉसिबल है। Whereas vomiting refers to the forceful expulsion of contents of stomach and upper intestinal tract throughout the mouth. अच्छा, तो वॉमिटिंग में होता क्या है कि जो आपके स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में जो कंटेंट है वो का आप एक्सपेल आउट करते हैं, माउथ के थ्रू उसको आप एक्सपेल आउट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एमेसिस। सो नाजिया क्या चीज है? इट इज एन अनइजीनेस ऑफ द स्टमक दैट ऑफन कम्स बिफोर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग से पहला जो स्टेज होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है, वो होता है नाजिया। जो आपको फील होता है कि you may vomit. Vomiting is the forcible, voluntary or involuntary emptying, throwing up of stomach contents throughout the mouth. देखिए, वोमिटिंग जो है ये या तो वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जब कोई भी आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो डिस्ट्रेस हो, वो अपसेट हो, तो इनवॉलंटरी वॉमिटिंग होती है फिर, या इनवॉलंटरी एम्प्टिंग ऑफ द जीआईटी होती है फिर। लेकिन अगर फोर्सलेबल भी हो सकता है, अगर किसी मतलब कि पॉइजनिंग के केस में, या कोई ऐसी चीज खाई हुई है जो कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है एंड देट नीड टू बी एक्सपेल आउट, तो उस केस में फिर वॉमिटिंग वॉलेंट्री है, जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन और प्रोसीजर इस्तेमाल कर की जाती है। अच्छा, व्हाट इज वॉमिटिंग? इट इज throwing up and a forceful discharge of stomach content. Stomach content का discharge है. It can be to one time even linked to something that doesn't sit right in the stomach. आपके स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, so the gastrointestinal tract will decide to vomit it, to expel it out. अच्छा, recurrent vomiting may be caused by underlying medical conditions. अच्छा, अगर कोई रिकरेंट है, मतलब बार बार वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग के एपिसोड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की है, की इंडिकेशन दे रही है कि कोई मसला हो सकता है आपकी जीआईटी, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो दैट दे नीड टू बी एड्रेस्ड टाइमली। अच्छा, कुछ कॉजेज़ है नौज़िया और वॉमिटिंग के, जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के सिचुएशन में, क्योंकि जो वॉमिटिंग और नौज़िया की कंट्रोल सेंटर्स है वो ब्रेन में है, तो ब्रेन इंजरी की सूरत में वॉमिटिंग नौज़िया हो सकता है। अच्छा, हीट इलनेस और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वो ये जितने भी हम चीज़ें बता रहे हैं इन सब का सेंटर है ब्रेन में, तो वो इंटरकनेक्टेड होता है वॉमिटिंग सेंटर के साथ। अच्छा, टू मच अल्कोहल वोमिटिंग नॉइज़ कॉज हो सकता है। वर्टाइगो और मोशन सिकनेस से भी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, अमीबिक एक्सेट्रा, जो भी इन्फेक्शन हो उससे भी वोमिटिंग कॉज हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, प्रेगनेंसी, तो ये मुख्तलिफ काजेज है जिससे वोमिटिंग और नाजिया कॉज हो सकता है। अच्छा, मोशन सिकनेस क्या चीज़ है? Motion sickness is a very common disturbance of the inner ear that is caused by the repeated motions such as from the swell of the sea, the movement of a car, the motion of a plane in turbulent air, etc. देखिए, अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको होती है मोशन सिकनेस, आपको नौजिया हो रहा होता है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग। तो कभी वॉमिटिंग होती है, कभी नहीं होती, लेकिन मोशन सिकनेस, नौजिया, दैट गोज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्यों होता है? जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके जो एयर है, अ, आप लोगों ने पढ़ी हुई है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एयर की कि इसके तीन पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल एयर, मिड एयर और इनर एयर। तो आपके इनर एयर में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसको वेस्टिबुलर नेटवर्क कहते हैं। तो वो वेस्टिबुलर नेटवर्क जो है वो स्टिमुलस को सेंस कर रहा होता है जब आप ट्रैवल करते हैं। तो जब इसको सेंस कर रहा होता है तो वो मैसेज पहुंच जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन में। ब्रेन में जब वो मैसेज भेजता है तो उससे कॉज होती है नाजिया एंड वॉमिटिंग। हम इसका जो मैकेनिज्म है वो डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अच्छा, in the inner ear, which is called the labyrinth, motion sickness affects the organs of the balance and equilibrium and hence the sense of स्पेशल ओरिएंटेशन। देखिए,
ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉइल्ड फॉर्म में है, ग्रे फॉर्म में, ये है वेस्टिबुलर नेटवर्क या लैबिरिंथ जिसको कहते हैं। ये असल में जो आपकी बॉडी का बैलेंस है, इसको मेंटेन रखता है या इसको सेंस करता है। जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं या जब आप स्टीप पे चल रहे होते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो आपका इनर एयर है, ये इसको सेंस कर लेता है। जब सेंस कर लेते हैं, सो दैट इज फॉलोड बाय मोशन सिकनेस, नाजिया और वॉमिटिंग। अच्छा, आप ऐसा करें, मैंने मैकेनिज्म इधर लिखा नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैकेनिज्म, आप लोग इसको अपने साथ नोट करते जाए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है जब एक बंदा वॉमिटिंग करता है। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं वाइट बोर्ड की यूज़ कर सकूँ ताकि आप लोगों को जो सेंसरी एरियाज है वो दिखा सकूँ। अच्छा, ये आप आगे वर्चुअल क्लासरूम में जहाँ पर वाइट बोर्ड भी अवेलेबल है। ब्यूटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा देखिए, ये ये एक ह्यूमन बीइंग है। सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, और दूसरी बात ये कि माउस से कर रहा हूँ तो फिर तो और भी बुरी होगी। लेकिन चले, मैं कोशिश करते कुछ ना कुछ बना सकूँ। हाँ, ये हुआ एक अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर इसका पाया जाता है ब्रेन। ये जो रेड बॉर्डर है, ये है इसका ब्रेन। और ये जो पार्ट है, ये वाला, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो पार्ट है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, ये जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर दो किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इस मेडुला। एक है ये सेंटर, और दूसरा है ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर। देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर का सेंटर है, इस ग्रीन कलर के सेंटर को मैं और भी एक्सप्लोर कर देता हूं। तो इस सेंटर में यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स अटैच्ड होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स है, ये इस सेंटर में ये रिसेप्टर अटैच है, जो कि रिसेप्टर एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करते हैं। और इस रिसेप्टर का नाम है मस्करेनिक रिसेप्टर्स। इम रिसेप्टर्स भी हम इसको कहते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर हमने ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये पढ़ा हुआ है। तो ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करती है और फिर उसको प्रोसेस करती है। कैसे करती है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पिंक कलर में है, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर आपके पास है ये, जहां पर दो किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक है रिसेप्टर ये, और दूसरा रिसेप्टर है ये वाला। तो जो ये ब्लू फॉर्म का ये रिसेप्टर है, इसको हम ये भी कहते हैं डोपामीन रिसेप्टर या D2। और ये जो रिसेप्टर है ग्रीन कलर में, इसको हम हिस्टामिन या H2 रिसेप्टर भी, H रिसेप्टर भी कह सकते हैं। या हम अगर और इस्तेलाह में बात करें, हम ये इसको कहते हैं 5HT3, 5HT3 रिसेप्टर, या इसका एक अलग नाम है, वो है सेरोटोनिन रिसेप्टर। सेरोटोनिन रिसेप्टर।
तो ये आपके ब्रेन के मुख्तलिफ 3 किस्म के रिसेप्टर्स है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। ये 3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं नाजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस एटसेट्रा। जितनी भी वॉमिटिंग नाजिया के केसेस हैं उन सब में ये 3 रिसेप्टर पूरी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अच्छा, देखिए तो पहले हम पढ़ते हैं कि मोशन सिकनेस कॉज कैसे होती है। मोशन सिकनेस का इफेक्ट कैसे आता है आपके ब्रेन पर। देखिए आपका जो एयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आपके एयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें है एक वेस्टिबुलर नेटवर्क। तो उस वेस्टिबुलर नेटवर्क को जिसको हम लेबिरिंथ भी कहते हैं, वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मोशन सिकनेस के लिए, जो कि सेंस करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को और फिर उससे काज होती है वॉमिटिंग। सॉरी, जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा हैंग हुआ है, लेकिन चले इंशाल्लाह प्रोसेस हो जाएगी। ये कोई इतना मेजर इशू है नहीं। अच्छा, तो जब ये आपका एयर जो है वेस्टिबुलर नेटवर्क जो इंटरनल एयर है, इस स्टिमुलस को सेंस करता है कि आप मूव कर रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं या आप किसी स्टीप पे चल रहे हैं, तो ये जो मैसेज है ये पहुंचा देता है ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम आप सबको पता है, एनाटॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्या चीज होता है ये। तो ब्रेन स्टेम को ये स्टिमुलस पहुंचा देते हैं। और फर्दर जो है आपके जो ब्रेन स्टेम है, उस ब्रेन स्टेम में मौजूद है न्यूक्लियाई, उसको कहते हैं, एक न्यूक्लियाई मौजूद होता है आपके पोन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही उसके अटैच्ड ही एक एरिया है जिसको कहते हैं पोन्स। तो उसमें ये अवेलेबल होता है ये पार्ट, जिसमें वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है, जो कि इस जो स्टिमुलस मिला है उसको सेंस कर लेता है। और आपको मैंने बता भी दिया कि जो आपका वेस्टिबुलर नेटवर्क है या जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है या पोन्स एरिया है, इसमें मौजूद होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो एयर उसको सेंस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो एरिया है वेस्टिबुलर इनर एयर, ये जो कॉइल आपको नजर आ रहा है, ये इसको सेंस कर देता है, ये फिर पहुंचा देता है ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम को पहुंचा देता है, ब्रेन स्टेम में उधर होता है पोन्स, पोन्स में होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और वो इस सिग्नल को रिसीव करता है। तो वहां पर होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। तो यही मस्करेनिक रिसेप्टर जो है मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिस तरह हमने इस डायग्राम में पढ़ा, डायग्राम में हमने पढ़ा कि दो एरियाज है। दो एरियाज है, एक है जो कि जहां पर वो होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर, और दूसरे एरिया में जहां पर D2 रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स और हिस्टामिन रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं। तो उस एरिया को कहते हैं कीमो रिसेप्टर जोन। तो इसी वेस्टिबुलर नेटवर्क से जब सिग्नल चला जाता है, सिग्नल चला जाता है उसमें ब्रेन स्टेम में, वहां पर पोन्स होते हैं जहां पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है, वो इन सिग्नल्स को रिसीव करती है। और वो जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन सिकनेस के लिए, वो भी उसी साइट पर अवेलेबल होते हैं। तो यही जो न्यूक्लियाई है वो फिर मैसेज को फॉरवर्ड कर देती है केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में। तो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन फिर उसको वॉमिटिंग सेंटर में
ट्रांसफर कर देती है उस मैसेज को। तो वही वॉमिटिंग सेंटर जो है मेडुला में जो प्रेजेंट है वो ट्रिगर कर देता है वॉमिटिंग को। ये है कि मैकेनिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आप फिर से सुन ले। जब भी मोशन को फील कर देते हैं आपका इंटरनल एयर वेस्टिबुलर अपरेटस, तो वो उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं आपके ब्रेन स्टेम में। वहां पर ब्रेन स्टेम में एक एरिया है मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ, वो है पोन्स, PONS, पोन्स, जहां पर होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वो वहां पर होते हैं मैस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो मैस्करेनिक रिसेप्टर इन चीजों को सेंस कर देते हैं और इस मैसेज को फिर पहुंचा देते हैं अपने साथ वाले एरिया में, जिसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जहां पर वो होते हैं D2 रिसेप्टर्स और 5HT3 रिसेप्टर्स। तो जब उस एरिया में चले जाते हैं तो वो फिर मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में, जहां पर है वोमिटिंग सेंटर। तो वोमिटिंग सेंटर जो है वो कॉज कर देते हैं वोमिटिंग को। तो ये एक ब्रीफ सा मैकेनिज्म था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वॉमिटिंग कॉज होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है, लेकिन है कंफ्यूजिंग इसको समझना। उम्मीद है आप सबको अभी क्लियर होगा ये कि मोशन सिकनेस कैसे कॉज होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद हम पढ़ते हैं जब वॉमिटिंग कॉज होता है मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस से। कौन से स्टिमुलस है? आपने देखा होगा जब कोई ज़्यादा पैनिक कंडीशन में होता है, जब कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होता है तो उसको भी वॉमिटिंग आ रही होती है। जब कोई मतलब एक्सीडेंट करता है या कोई और कंडीशन ऐसी, या कोई ऐसा है कि मतलब आप कहीं भी चले जाते हैं या आपको एब्रप्टली आप कोई ऐसा अजीब सा स्मेल खींच लेते हैं कि वो आपको जो है नाउजिया या वोमिटिंग काज कर देते हैं। या आप किसी चीज को देख लेते हैं, अक्सर लोगों को नाउजिया वोमिटिंग काज होता है मतलब जब वो ब्लड देखते हैं या कोई ऐसे फॉसेस वगैरह देखते हैं तो उन्हें वोमिटिंग नाउजिया काज हो जाता है। ये सब कैसे होता है? ये आपका जो ब्रेन है, आपको पता है कि ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बोन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा। तो ये सब आपके ब्रेन की कंपोजिशन है। तो आपके ब्रेन का ये जो मेजर पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको कहते हैं सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम जो है आपके पेन के रिसेप्टर्स, उसके रिसेप्टर स्मेल के जो शॉक वगैरह मिलता है, या जो आप कोई चीज वगैरह ऑकवर्ड चीज देखते हैं आपको नोज़िया वोमिटिंग काज होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो है सेरेब्रम। वो सब चीजें प्रोसेस होती है सेरेब्रम में। तो जो सेरेब्रम है वो आपके ब्रेन का मेजर पार्ट है। इन चीज़ों को वो सेंस कर लेता है और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं या ये जो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स को। तो वो जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स है वो मोशन सिकनेस नाज़िया वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके वोमिटिंग सेंटर में मौजूद होते हैं। तो जब वो मैसेज चले जाते हैं वोमिटिंग सेंटर में तो आपको वोमिटिंग हो जाती है, वोमिटिंग आकर होती है। अच्छा, नेक्स्ट एक ऐसा कंडीशन जहां पर अच्छा आपकी जो स्टमक लाइनिंग है, आपका जो स्टमक है, ये आप देख रहे हैं इसकी एनाटॉमी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये है एसोफेगस जो कि कनेक्ट करता है स्टमक के साथ, और ये है ड्यूडेनम जो कि कनेक्ट करता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ पर वॉल होता है जिसको स्पेंक्टर कहते हैं, यहाँ पर भी एक वॉल होता है। और यहाँ पर जो वॉल है तो ये यहाँ पर जो एसिड है या यहाँ पर जो फूड मटेरियल है, ये ऊपर एक्सपेल होने से, ये ऊपर जाने से इसके रिफ्लेक्स को रोकती है। लेकिन कभी कभार फोर्स इतना आ जाता है, फोर्स एक्सपल्जन इतना फोर्सेबल होता है कि ये वाल जो है उसको रोक नहीं पाता है और एक्सपेल आउट कर देते हैं, जिसको कहते हैं वॉमिटिंग, एमेसिस या नौजिया। अच्छा, ये जो आपका स्टमक है, ये स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है। ये आप देख लीजिए, ये स्टमक की है इंटरनल लाइनिंग। तो यहाँ पर इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, इसको कहते हैं डीप पिट्स या गैस्ट्रिक पिट्स। ये आप देख रहे हैं इधर, इस ये जो ग्रूव्स है, ये जो सेल्स है स्टमक लाइनिंग के, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। तो इन गैस्ट्रिक पिट्स में यहाँ पर हो अवेलेबल होते हैं एंटेरोक्रोमोफेंसिस। एंटेरोक्रोमोफेंसिस, ये नाम अपने साथ नोट कर लें। एंटेरोक्रोमोफेंसिस मौजूद होते हैं तो
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे अद्वियात होते हैं, मोस्टली जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग या साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं, वो वॉमिटिंग काज करते हैं। कैसे काज करते हैं? जब कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग को swallow करता है या इंजेस्ट करता है, ले लेते हैं वो साइटोटॉक्सिक या एंटी कैंसर ड्रग्स, तो वो जब चले जाते हैं आपके स्टमक में, एसोफेगस से पास होकर आपके स्टमक में चले जाते हैं, तो वहां पर ये जो डीप पिट्स है, इसमें जो एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है, ये उसको सेंस कर देते हैं। जब उसको सेंस कर देते हैं तो ये रिलीज कर देते हैं सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन को जब रिलीज कर दे, तो मैंने आपको उस व्हाइट बोर्ड वाले डायग्राम में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया कि वहां पर एक एरिया है जहां पर बाइंड होते हैं D2 डोपामिन रिसेप्टर्स और 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। तो ये जो डीप पेट्स है, जब साइटोटॉक्सिक ड्रग को सेंस करते हैं, ये सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जो सेरोटोनिन है वो 5-HT3 रिसेप्टर को वेगल नर्व के थ्रू, एक नर्व है बॉडी में जिसको कहते हैं वेगल नर्व, तो वेगल नर्व यहाँ स्टमक से मैसेज को लेके जाती है उसमें जो 5-HT3 रिसेप्टर है उधर मैसेज को लेके जाते हैं, और वो इंटर्न जो है जो वॉमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो जब 5-HT3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, वो रिजल्टेंटली वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और आपको होती है वॉमिटिंग। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वॉमिटिंग सेंटर है वहाँ पर मस्करेनिक रिसेप्टर इन्वॉल्व है, और जो दूसरा सेंटर है कीमो ट्रिगर जोन, वहाँ पर D2 डोपामिन रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर। देखिए, अगर आपको रिसेप्टर्स याद है, अगर आपको इसके लोकेलिटीज याद है, लोकेशंस याद है, तो जो हम आगे एंटीमेटिक्स पढ़ेंगे उसके जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो भी आपको आसानी से याद होंगे, आप आसानी से समझ लेंगे उसको। अच्छा देखिए, एक वोमिटिंग रिफ्लेक्स जो होता है उसका भी अपना एक प्रोसेस है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, लेकिन अब भी अगर किसी को समझ ना आए तो फिर से आप लोग सुन सकते हो, उसको नोट करते जाए। देखिए, जो आपका वो है वॉमिटिंग सेंटर है आपके ब्रेन में, आपके मिडल ऑब्लांगेटा में। तो ये मैसेज पहुंचा देता है नर्व के थ्रू, मैसेज पहुंचा देते हैं आपके एसोफेजियल वॉल में, आपके स्पेंक्टर में। ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक स्पेंक्टर लगा होता है जिसको कहते हैं एसोफेजियल स्पेंक्टर, जो कि स्टमक और एसोफेगस को सेपरेट करती है, इसकी फूड कंटेंट, इसके मुख्तलिफ कंटेंट्स को सेपरेट करती है। ये एक वॉल्व लगा हुआ है। तो जो वोमिटिंग सेंटर है वो ब्रेन से मैसेज लेके आती है यहाँ पर इस स्पेंक्टर में, और एक स्पेंक्टर को रिलैक्स कर देती है। तो जाहिर सी बात है, जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल है वो ऊपर की तरफ एक्सपल्जन होगी इसकी, वो फोर्सिबली ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ ये मैकेनिज्म नहीं होता जब मैसेज आ जाता है वेजोमोटर सेंटर से, वेजोमोटर सेंटर है, एक तो ये जो स्पेंक्टर है एसोफेजियल स्पेंक्टर, ये जो वॉल्व पे रिलैक्स हो जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के एब्डोमिनल मसल्स है वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ये डायफ्राम है, ये डायफ्रामिक लोकेशन जो है, यहाँ पर डायफ्राम में मुख्तलिफ मसल जो है वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो स्पेंक्टर है, जो वॉल्व है, वो भी रिलैक्स हुए, तो जो फूड कंटेंट है आपके स्टमक में वो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो ऊपर की तरफ एक्सपेल होगा, जो कि वॉमिटिंग को कॉज करेगी। अच्छा, जब ये वाला प्रोसीजर होता है, ये जो मैंने आपको अभी रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म बताया है, तो इसमें ये सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ इंक्रीज इन सलाइवेशन, सलाइवेशन की रिलीज भी, सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो थर्ड जो चेंज आता है वो है टेकिकार्डिया। तो ये टोटल एक मैकेनिज्म था जिसको कहते हैं रिफ्लक्स या वॉमिटिंग रिफ्लक्स। अच्छा, कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि ऐसे ड्रग्स पे है जो कि वॉमिटिंग को काज करती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के पॉइजनिंग के केसेस में जब एमएसएस रिक्वायर्ड होते ताकि जो फूड कंटेंट उसने इंजेस्ट किए हुए है वो उसके लिए हार्मफुल है, तो उसको फिर उसकी फिर एमएसएस ज़रूरी थी। तो कैसे करते हैं एमएसएस? ये मुख्तलिफ ड्रग्स है, सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग है इसमें वो है एपोमॉर्फिन। अच्छा, ये आप देख ले, इधर लिखे हुए डायरेक्टली स्टिमुलेट द केमो ट्रिगर जोन और वो वॉमिटिंग सेंटर। तो मैंने आपको बताया कि केमो ट्रिगर जोन और वॉमिटिंग सेंटर जो है वो बिल्कुल आसपास अवेलेबल है आपकी मेडुला ओब्लॉन्गेटा में।
अच्छा, तो ये जो एपोमॉर्फिन ये कि हम ट्रिगर जोन या वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वॉमिटिंग काज होती है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू, जो कि मैंने आपको लास्ट मैकेनिज्म बता दिया। अच्छा, रिफ्लेक्सली एक्टिंग एपिकॉक, एपिकॉक के नाम से अवेलेबल है, एपिकॉन या एपिकॉक के नाम से जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये भी इसीलिए इस्तेमाल एज एमेटिक एजेंट इस्तेमाल किया जाता है कि जो फूड कंटेंट है वो एक्सपेल्ड आउट हो। अच्छा, स्टिमुलेट द वोमिटिंग सेंटर बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक एंड ड्यूरल म्यूकोसा व्हिच स्टिमुलेट एफरेंट फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो स्टमक लाइनिंग से या जो जीआईटी से मैसेज लेके जाती है आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में या वेजो या वोमिटिंग सेंटर या केमो ट्रिगर जोन में, तो वो नर्व है वेगस नर्व। तो ये जो एपिकॉक है या एपिकॉन्हा है, ये इसको आपकी जो गैस्ट्रिक के लाइनिंग से जीआईटी के लाइनिंग है उसको इरिटेट कर देती है और वेगस नर्व मैसेज लेके जाती है केमो ट्रिगर जोन या वॉमिटिंग जोन में, वॉमिटिंग सेंटर में। सॉरी, वेगस नर्व इस कंडीशन में सिर्फ वॉमिटिंग सेंटर को मैसेज दे देती है, उसको स्टिमुलेट कर देती है और फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू वॉमिटिंग अकर हो जाती है और जो फूड कंटेंट है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अच्छा, लोकली एक्टिंग जो एमेटिक प्रोडक्ट्स है वो है एलम, एलम पोटाश आप सब जानते हैं। सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो लोकली एक्टिंग एज एमेटिक एजेंट एंड अदर ड्रग्स एज एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, ऐसे ड्रग्स भी है जिसका एडवर्स इफेक्ट है एमएसएस, ऐसे ड्रग्स है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बल्कि उसका एडवर्स इफेक्ट है एमएसएस। तो वो ड्रग भी एज एमेटिक एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो ड्रग जब ड्रग इंजेस्ट कर लेते हैं, जब ड्रग सॉल्व कर देते हैं, तो जब उस ड्रग का साइड इफेक्ट आएगा तो वोमिटिंग होगी, एमएसएस होगी। तो इन ड्रग्स में इंक्लूडेड है मॉर्फिन, डिजिटेलेंस, इमेटिन, एस्पिरिन, क्विनिन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ये कुछ ड्रग्स थे जो कि एमएसएस को कॉज कर देते हैं। अच्छा, ये था आज का हमारा लेक्चर एमएसएस के बारे में, एमेटिक एजेंट्स के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स, जो ड्रग्स है जो यहाँ पर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। 3 रिसेप्टर्स जो हमने पढ़े, तो इन पे जो ड्रग्स काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी एमेटिक, और वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच ए बीइंग अटेंटिव ऑडियंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।